कुछ रूल्स ये हैं कि आज का जो हमारा सेशन है, यू ऑल नो इट्स अबाउट डोज कैलकुलेशन एंड बीट्स। आप ड्यूरिंग द सेशन आपकी कोई भी क्वेरी हो, प्लीज अपने क्वेश्चन जो है वो चैट में लिख दीजिएगा, और यू कैन रेज हैंड एट द एंड। यू कैन मेक हमारा एक टाइम डेडिकेटेड है फॉर द Q&A, ठीक है। और अगर बीच में कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन राइट इट इन द चैट। अच्छा, बाकी जो जो सुन रहे हैं या जिनका क्वेश्चन नहीं है, प्लीज ट्राई टू ऑफ योर माइक, ताकि सेशन के दौरान जो है डिस्ट्रॉशन ना हो, ठीक है। अच्छा, before starting this session, I just shared a link. I'm sharing again for the pre-test. So आप kindly तमाम लोग जो है इस लिंक को क्लिक कीजिए and just provide us a few answers. लिंक ओपन हो रहा है आपके पास? आप कोई भी मुझे माइक ऑन करके बता सकता है अगर if the link is working. अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आई जस्ट शेयर अ प्री टेस्ट लिंक इन द चैट। आप प्लीज इस लिंक पे जाइए एंड जस्ट फिल आउट दैट फॉर्म। ओके, सो एज आप जब तक ये टेस्ट या प्री टेस्ट के फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, लेट मी जस्ट से फ्यू वर्ड्स अबाउट टुडेज प्रेजेंटर। आज हमारे साथ हमारा जो टॉपिक है, इट्स अबाउट वेट it's about the responsibilities of clinical pharmacists and feed dose calculation. The presenter with us is Dr. Sabah Javed. She is currently working as a neonatal and pediatric clinical pharmacist and also Drug and Poison Information Center at Shifa International Hospital, Islamabad. Additionally, she is also the faculty member of Shifa Tamir Millat University, Islamabad, and she is also involved in antibiotic steward committee of Shifa International Hospital, Islamabad. So now over to you, Dr. Sabah Javed. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for giving me this opportunity to give a talk on this platform. And I think माहिर अद्वियात एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यंग फार्मासिस्ट और सारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए एक नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप आसानी से अटेन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, I have no relevant financial relationship to disclose here. Next slide please. So what are the learning objectives that we are going to learn from today's session? That is pediatric pharmacokinetics and dynamic, differences between age-based and weight-based dosing, body surface area, their main concept, and what is the significance of using BSA in pediatric dose calculation. Then we have dose adjustment in special population like renal or hepatically, safety considerations, and evidence-based guidelines references. Next slide, please. Okay. So आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फंडामेंटल्स ऑफ पीडियाट्रिक और न्यूनेट्स का पता होना चाहिए कि किस एज क्राइटेरिया में पीड्स और न्यूनेट्स मोस्टली फॉल करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, एज क्राइटेरिया फॉर द पीडियाट्रिक. इनिशियली हम स्टार्ट हमारे पास जब भी बच्चा बॉन्ड होता है तो यूजुअली हमारे पास वो जो पेशेंट आता है या बच्चा होता है वो एज क्राइटेरिया में आता है, दैट इज न्यूनेट. 0 to 28 डे ऑफ लाइफ के जितने भी बच्चे आते हैं दैट कम्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ न्यूनेट. उससे बड़े जो बच्चे हमारे पास आते हैं 1 मंथ to 12 मंथ तक के, वो आते हैं इन्फेंट्स में. देन वी हैव अ टोडलर्स 1 to 3 years, child 1 to 12 years, adolescent 13 to 18 year, and adult greater than 18 year. ये इंपॉर्टेंट क्यों है एज क्राइटेरिया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस एज क्राइटेरिया में कौन सा बच्चे की एज फॉल कर रही है, क्योंकि डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स पैरामीटर हमारे पास डिफरेंट हो जाते हैं. लाइक इन न्यूनेट्स टू अडोलेसेंट, यानी कि 0 डे ऑफ लाइफ से लेके 18th ईयर ऑफ लाइफ तक जितने भी पेशेंट्स आते हैं एज क्राइटेरिया पीडियाट्रिक से अंदर फॉल करता है.
18 से बड़े बच्चे आएंगे तो वो आपके पास कंसिडर किए जाएंगे अडल्ट के अंदर। 18 तक जितने भी बच्चे होंगे वो हमारे पास आ जाते हैं पीडियाट्रिक्स के अंदर। वो भी हमारे पास डिपेंड करता है कि उसकी हमने डोज कैलकुलेशन कितनी वेट के हिसाब से कितने कट ऑफ वेट पर हमने इसको रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Then we have a distinctness of pediatric pharmacotherapy. Mainly जो हमारे पास pediatric population होती है that are quite different as compared to the adolescent in respect to the pharmacokinetic and pharmacodynamic psychosocial influences on drug therapy selection. What is psychosocial influences? Means social and environmental factors like depression, mood changes, and anxiety, hallucination. It means how the patient perceive a drug therapy. Then we have a treatment option. ट्रीटमेंट ऑप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके एज क्राइटेरिया के हिसाब से डिफरेंट फॉर्मुलेशन हमारे पास अवेलेबल होती हैं आउटसाइड, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है यंगर देन 6 years का, दे आर नॉट अनेबल टू स्वेलो अ सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो वी आर गोइंग टू ऑप्ट एन एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन फॉर्मुलेशंस इन दोस पेशेंट्स। तो वहां पे यूजुअली सिरप्स को हम प्रेफर करते हैं कि एक्सटेम्पोरेनियस उनको बनाया जाए। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कंपाउंडिंग फार्मेसीज होती है तो वहां से उसको स्पेशलाइज कंपाउंड करके विद इन अ स्पेसिफिक एक्सपायरी में उसको बना के दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस एज क्राइटेरिया में कौन सी ड्रग आप प्रिस्क्राइब हो रही है, या अगर आप एज अ बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहीं वार्ड में खड़े हुए हैं और अगर फॉर एग्जांपल बच्चा बहुत छोटा है और अगर आपके पास टेबलेट या कैप्सूल है तो यू शुड नो द रेफरेंस ऑफ सिरप प्रिपरेशन। अगर वो बन सकता है तो हम अगर आपके हॉस्पिटल में कंपाउंडिंग फार्मेसी की फैसिलिटी है तो आप वहां पे उसको रेफरेंस देके उसको बनवा सकते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास आ सके और पेशेंट प्रॉपरली उस ट्रीटमेंट को ले सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, then we have a growth and development. What are the kinds of markers for physical growth? जिसमें हमारे पास weight, length और height, then head circumference. Head circumference क्यों important होगा? इससे हमें growth और development किस तरह से पता लगेगी? We mostly use a terminology in neonates that is OFC, occipital frontal circumference. Mostly OFC at the time of birth 34 centimeters का होता है. 0 to 3 months में it mostly increases by 2 centimeter per month. 3 to 6 मंथ में ये 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ तक इंक्रीज होता जाता है और स्टिल ग्रो करता है एंड एट द एज ऑफ 3 ये कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है. Why it is important to consider the head circumference to evaluate the growth and development? Just to evaluate the head abnormalities. मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास बच्चे आते हैं जिनमें बहुत बड़ा हेड सर्कमफेरेंस या हेड साइज होता है जिसे हम माइक्रोसेफलस या हाइड्रोसेफलस कहते हैं. तो इसके लिए ओएफसी मॉनिटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास ओएफसी डेली मॉनिटर हो रहा है और वो नॉर्मली आपके पास ग्रो नहीं कर रहा तो इट मींस दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम माइक्रोसेफलस. देन वी हैव वेट फॉर लेंथ. वेट फॉर लेंथ का मतलब क्या होगा? इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द ट्रेंड ऑफ वेट गेन एज कंपेयर टू लेंथ गेन ओवर टाइम. देन वी हैव अ बीएमआई दैट इज बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स क्या है? इट एक्चुअली इंडिकेट्स अ बॉडी फैट. नॉर्मली हमारे पास कितनी रेंज होती है? दैट इज 18.5 टू 24.9. ओवरवेट पेशेंट्स में यूजुअली 25 टू 29.9 होती है. अगर ओबीस हो जाता है जैसे पीडियाट्रिक या चाइल्डहुड ओबेसिटी होती है तो उसमें ये यूजुअली फॉल करता है ग्रेटर देन 30 में. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीएमआई? बीएमआई मोस्टली इवेल्युएट हेल्थ, ग्रोथ एंड चेक ईदर द पेशेंट इज ओवरवेट और नॉट. अगर पेशेंट बहुत ज्यादा ओवरवेट है या बहुत ज्यादा अंडरवेट है तो अकॉर्डिंग टू द बीएमआई आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं. इंस्टेंट ऑफ दैट अगर पेशेंट हमारे पास चाइल्डहुड ओबेसिटी का है तो हम उससे मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास बीएमआई कितना है, और चाइल्ड अगर ओबेसिटी में फॉल कर रहा है तो इससे हमें फर्दर फ्यूचरिस्टिक कॉम्प्लिकेशंस और हार्ट प्रॉब्लम वगैरह को हम इवेल्युएट कर सकते हैं. मोस्टली जो बीएमआई होता है दैट इज को रिलेटेड विद द वेट नॉट विद द हाइट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, देन वी हैव अ ग्रोथ चार्ट्स. ये हमारे पास लास्ट सीडीसी 2018 की अपडेटेड गाइडलाइन है. आप सीडीसी गाइडलाइन को जाके सो फर्दर भी पढ़ सकते हैं. अब नीचे हमारे पास मेंशन है ग्रोथ चार्ट दैट इज स्पेसिफिक फॉर द गर्ल्स नॉट फॉर द बॉयज. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट चार्ट है वो हमारे पास बॉयज के लिए अलग है. मोस्टली जो हमारे पास ग्रोथ होती है वो बॉयज में फास्टर होती है एज कम्पेयर टू द गर्ल्स. दैट्स व्हाई द ग्रोथ चार्ट इज आल्सो डिफरेंट, क्योंकि उनके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं. फिजियोलॉजिकली दे हैव अ डिफरेंट पैरामीटर्स एज कम्पेयर टू द फीमेल्स, तो उनकी ग्रोथ चार्ट भी डिफरेंट होती है. हमारे पास हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है वेट ओएफसी और हमारे पास वर्टिकली दिया हुआ है लेंथ. इसको किस तरह से इवेल्युएट करते हैं? डे बाय डे हमारे पास जितना ज्यादा वेट इंक्रीज होता जाता है और ओएफसी जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाता है उसके हिसाब से हम वहां पे डॉट लगाते हैं. जितनी आपने रोजाना आपके पास लेंथ भी मॉनिटर होती है, रोजाना नहीं तो एटलीस्ट 3 to 5 डेज तक न्यूनेट्स में मॉनिटर होती है. उसके हिसाब से आप लेंथ पेंशन करते हो. जितना भी वेट चेंज आता है
हेड सर्कमफेरेंस जितना होता है उसके हिसाब से वहां पे डॉट लगाते इसका कर्व पूरा बनता जाता है। अगर ये कर्व आपका अपवर्ड जा रहा है तो इट मीन दैट द पेशेंट इज ग्रोइंग नॉर्मली। अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट की ग्रोथ रिटार्ड है या ग्रोथ डिलेड है। यूजुअली जो हमारे पास ये डेटा देता है इट ऑलवेज गिव्स यू डेटा इन परसेंटाइल फॉर्म। ये बेबी की लेंथ, वेट एंड हेड सर्कमफेरेंस पे मोस्टली डिपेंड करता है, जो कि हमारे पास मेन पैरामीटर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। नेक्स्ट स्लाइड। देन वी हैव अ ग्रोथ चार्ट फॉर द बॉयज। इसमें हमारे पास वर्टिकली दिया हुआ है बीएमआई और हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है एज इन ईयर्स में। यहाँ पे बीएमआई क्यों दिया हुआ है जबकि हमारे पास फीमेल्स में पीछे हमारे पास नहीं दिया हुआ था? क्यों? क्योंकि यूजुअली बीएमआई आपके पास कंसिडर करते हैं इन मेल्स में बिकॉज ऑफ हैविंग अ इंक्रीज मसल मास, और फीमेल्स में मसल मास मोस्टली कम होता है तो वहां पे बीएमआई को हम कंसिडर नहीं करते। इसमें सिंपल क्या होता है कि जितना आपके पास बीएमआई होता है ये 2 to 20 एज के हिसाब से दिया हुआ है। जैसे छोटे होते हैं तो हम वो वाला पुराना वाला जो हमने फीमेल्स वाला है उसी में यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बॉयज का थोड़ा डिफरेंट होता है। ये बड़े एज क्राइटेरिया के बच्चों में ग्रोथ चार्ट दिया हुआ है। इसमें आप एज के हिसाब से और वेट जितना भी होता है वहां पे डॉट लगाते हैं, और बीएमआई जितना होता है वहां पे डॉट लगा के इसको आप प्लॉट करते हैं। इससे भी आपके पास अपवर्ड की तरफ जाता है तो वो प्रॉपर ग्रोथ आपके पास शो कर रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। देन वी हैव अ फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी, जिसमें एडीएमई आता है कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस इन बिटवीन द फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक्स इन बिटवीन द पीडियाट्रिक एंड अडल्ट पॉपुलेशन। नेक्स्ट। ओके, दीज आर द पेरीनेटल टर्मिनोलॉजीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि इन सारी टर्मिनोलॉजीज आगे आपके पास बहुत यूज होता है। नंबर वन इज द गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज मोस्टली हमारे पास न्यूनेटोलॉजी और न्यूनेटल एरिया में ज्यादातर यूज होता है। इट्स अ काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल एज। It defines a complete week from last date of LMC, that is last menstrual period, or time from conception until birth. यूजुअली हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर एक बेबी बॉर्न किया है वो है 34 वीक का, तो हम इसे कहेंगे कि इतने गेस्टेशन वीक का है। सही है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पोस्ट नेटल एज, दैट इज अ PNA और पोस्ट मेंस्ट्रुअल एज। इट सिंपली डिफाइन अ क्रोनोलॉजिकल एज सिंस बर्थ, यानी कि बर्थ जब फॉर एग्जाम्पल 34 वीकर पे पैदा हुआ है, अब ये बच्चा फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास है डे 3 का, तो ये जो ज्यादातर क्रोनोलॉजिकल एज होती है ये हम इन टर्म्स ऑफ एज, मंथ और डेज में यूजुअली कैलकुलेटेड करते हैं जस्ट आफ्टर द बर्थ। वो आपके पास प्लस होते जाते हैं, उसके हिसाब से आपके पास पोस्ट करेक्टेड एज कैलकुलेट होती है। देन हमारे पास प्री टर्म यूनिट एंड टर्म यूनिट्स आते हैं। प्री टर्म यूनिट्स कौन से होते हैं? जो कि लेस देन 37 वीक ऑफ गेस्टेशन पे बॉन्ड हो जाते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज प्री टर्म यूनिट। यूजुअली हमारे पास 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है और ये यूजुअली 36 to 37 वीक्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के उसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर कोई भी बेबी हमारे पास अबव देन 40 या 42 वीक से ज्यादा बॉन्ड होता है जो कि टर्म यूनिट होता है, तो हम उसे कंसिडर करते हैं लेट टर्म यूनिट्स में। उसकी भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि मे बी मदर आईडीएम है, दैट इज इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, तो उसमें भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो टर्म यूनिट्स कौन से होंगे? दैट इज बॉन्ड इन बिटवीन 37 to 42 वीक ऑफ गेस्टेशन। देन वी हैव यूनिट्स जो कि आपके जनरलाइज, दैट इज 0 to 28 days। इन्फेंट्स, टोडलर्स और चाइल्ड जो कि हमारे पास सेम एज क्राइटेरिया दैट आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड। Okay, then we have a ADME, that is first absorption. How do you define an absorption? It's a transportation of unmetabolized drug from the site of administration to the body circulation system. Simply जो oral absorption of the drug होती है that is characterized by the Tmax, Ka, extent that is F, and age and both the rate of extent. Now what is Tmax? Tmax is the time of maximum concentration of a drug achieved in the blood. Ka क्या? Absorption rate constant, that is always constant. Then we have F, fraction of a drug that is absorbed, or the bioavailability of a drug absorbed in the gut enterocyte, that is first hepatic metabolism. Next slide. Then we have a different kinds of the factors. कौन कौन से factors होंगे जो कि absorption को affect करते हैं neonatology में, neonatal area में और in pediatrics में? तो नंबर वन हमारे पास आता है दैट इज मोस्टली अफेक्टिंग द गैस्ट्रोएंटेरल एब्जॉर्प्शन, दैट इज पीएच, गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। मोस्टली हमारे पास प्री टर्म यूनिट्स में इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट गैस्ट्रिक एसिड नहीं प्रोडक्शन होती अंटिल 32 वीक्स। फॉर एग्जाम्पल एक बेबी हमारे पास बॉन्ड हुआ है 28 वीक्स में, तो वहां पे इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन नहीं होगी बिकॉज पेराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक एंड आर नॉट एक्टिव इनफ टू प्रोड्यूस अ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस।
टर्म इन्फेंट्स आते हैं, यूजुअली हमारे पास एट द टाइम ऑफ बर्थ जो टर्म है यानी कि 37 to 42 वीक्स पे हमारे पास टर्म न्यूनेट्स हैं। यूजुअली एट द टाइम ऑफ द बर्थ वो पीएच जो होती है उनकी न्यूट्रल होती है, बट दैट फॉल्स टू पीएच 2 to 3 मींस एसिडिक विद एन आवर आफ्टर द बर्थ, बट रिटर्न बैक अगेन एट द डे ऑफ 10। इन्फेंट्स में हमारे पास एसिड एसिड जो प्रोडक्शन होती है मोस्टली डिक्रीज होती है, दैट कॉजेज इंक्रीज पीएच मींस वो एसिडिक होती है। तो मोस्टली न्यूनेट्स में और यंग इन्फेंट्स में एसिड लिबाइल ड्रग्स होती हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी होती है बिकॉज इट नीड्स एसिड प्रोडक्शन एनवायरमेंट फॉर देयर एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल्स आर एम्पिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन। एम्पिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन मोस्ट कॉमनली हमारे पास न्यूनेट्स में यूज हो रही होती है। जैसे एम्पिसिलिन हमारे पास अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में, जीबीएस में, लिस्टेरिया कवरेज में मोस्टली यूज होती है और इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। Next slide. Then we have a gastroenteral transient time, that is also known as a gastric emptying time. What is gastric emptying time? Time period required by the food to move out of the stomach and enter into the small intestine. Mostly अगर आपके पास increased होता है तो that kind of a condition is mostly seen in gastroparesis. अगर decrease हो जाता है तो like in the condition of diarrhea. अब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम का इफेक्ट आपके एब्जॉर्प्शन पे और स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया पे किस तरह से आता है? मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ पे जितने भी न्यूनेट्स आते हैं उनका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम ज्यादा होता है। प्री टर्म न्यूनेट्स में कम होता है एज कंपेयर टू द टर्म न्यूनेट्स। विद द पैसेज ऑफ द टाइम एट द एज ऑफ 6 to 8 months इसकी एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाती है, यूजुअली इरेगुलर होता है। आई कैन से एबनॉर्मेलिटी इट इज कंसिडर्ड एज इरेगुलर और मोस्टली वो डिलेड होता है। देन एट द एज ऑफ 3 years वो यूजुअली कम हो जाता है और हमारे पास इसको यूजुअली हम कम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि अडल्ट में भी गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम उसकी कम होता है एज कम्पेयर टू द पीडियाट्रिक्स। तो एट द एज ऑफ 3 वो बिल्कुल सिमिलर हो जाता है अडल्ट की तरह। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम को अफेक्ट करते हैं? लाइक गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसमें हमारे पास गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम कम हो जाता है। डायरिया में कम हो जाता है यानी कि फूड कंटेंट स्टमक में रहेगा ही नहीं और वो फौरन इंटेस्टाइन में पास हो जाएगा। डाइट यानी कि हाई फैट कंटेंट्स हैं उसमें भी आपके पास गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि आपके पास ऑल्टर करवाते हैं गैस्ट्रोएंटेरल ट्रांजिएंट टाइम को। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो सिंपली हम इसको किस तरह से ट्रीट करवाते हैं? बाय यूजिंग अ पीपीआईज, सुक्रालफेट, H2 ब्लॉकर्स। ये सारी चीजें हम इसको देके ट्रीट करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट, देन वी हैव अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में नंबर 1 बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन ऑफ कोलोन है। यूजुअली विद इन द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन आपकी डेवलप हो जाती है इन द गट ऑफ न्यूनेट्स में और ओवर 1 year ऑफ एज पे वो ड्रास्टिकली चेंज होती है और दैट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स इंक्लूडिंग ग्लूकुरोनाइडेजेस। इट ऑल्टर्स बायोअवेलेबिलिटी एंड प्रोमोट्स एंटेरोहेपेटिक रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स। देन हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स में आते हैं ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स दैट इज डीएमई एंड ड्रग ट्रांसपोर्टर डीटीज। डीएमईज कौन से होंगे? जो कि हमारे पास साइटोक्रोम P450 आते हैं। डीटीज में हमारे पास पी ग्लाइकोप्रोटीन्स आते हैं जो कि मोस्टली हमारे पास गट में अवेलेबल होते हैं। इनकी कॉन्सेंट्रेशन यंग इन्फेंट्स में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अडल्ट और मैक्सिमाइज कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है एट द एज ऑफ 1 year। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीडियाट्रिक कंडीशंस आती हैं जो कि आपके पास अफेक्ट करती हैं एब्जॉर्प्शन पे, लाइक एसडीएस जिसे शॉर्ट बाउल सिंड्रोम कहते हैं। गर्ड की कंडीशन आती है, ये भी हमारे पास अफेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन को। देन हमारे पास एक ड्रग फॉर्मुलेशन का कंटेंट भी आता है जो कि आपकी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। वो किस तरह से अफेक्ट करेगी? फॉर एग्जांपल एक ड्रग है जिसको हमने डाइल्यूट करके, फॉर एग्जांपल एक सिरप है जिसका रेफरेंस आपके पास नहीं है कि आप उसको प्रोलॉन्ग बना के स्टोर कर सकते हैं। अब आप पेशेंट को काउंसल करते हैं या अपनी टीम को काउंसल करते हैं कि अगर आपने इसका सिरप बना के देना है तो आप इनको बोलें कि उसी टाइम पे इसको डाइल्यूट करें स्पेसिफिक वॉल्यूम में और उसी में से डोज आप उसको दे के दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको डाइल्यूट करवा देते हैं किसी एप्पल जूस में या किसी फ्रूट जूस वगैरह में जहां पे इसकी एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं, फॉर एग्जांपल पेशेंट के अटेंडेंट आपको कंप्लेन कर रहे हैं कि पेशेंट आसानी से ले नहीं रहा और इसकी ओरल पैलेटेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो कैन बी डाइल्यूटेड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एप्पल जूस और इन सॉस, और उन्होंने आपसे पूछा नहीं, वो उन्होंने खुद से कर लिया, तो उसमें भी क्या होगा कि वहां पे आपकी एब्जॉर्प्शन डिफर करेगी, एब्जॉर्प्शन वहां पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट ड्रग फॉर्मुलेशन का इफेक्ट भी डिफरेंट ड्रग्स पे डिफरेंट आता है। देन next slide please. Then we have factors that affect rectal absorption. Mostly rectal absorption, as all we know, it bypass liver and reduces the potential for fast metabolism. Neonates में mostly premature expulsion of the dosage form will decreases the absorption. For example, वो completely absorb ही नहीं हुई है उस specific area में, उसकी वजह से भी आपके पास absorption differ कर सकती है। रेक्टल स्पेस का एक आपके पास डिसएडवांटेज क्या आता है कि ये यूजुअली हमारे पास लिमिटाइज करता है, लिमिट करता है द वॉल्यूम ऑफ द ड्रग दैट कैन बी गिवन।
मोस्टली जो हमारे पास न्यूनेटल एरिया में यूज हो रही होती है वो ग्लिसरीन सपोजिटरी यूज हो रही होती है। पीडियाट्रिक्स में हम पैरासीटामोल रेक्टल सपोजिटरी भी दे रहे होते हैं, डायजापाम भी दे रहे होते हैं, एक्सेट्रा। Then we have a factors that may affect intramuscular absorption. Intramuscular absorption में हमारे पास ये चार्ट है that is taken from ACCP, American Academy of Clinical Pharmacy. इस चार्ट में इंपॉर्टेंट क्या है कि एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, पेशेंट वेट दिया हुआ है, देन वी हैव एमएल्स। यूजुअली हमारे पास, हमें पता है कि आईएम में हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आप देखें कि प्री मेच्योर न्यूनेट्स में अप टू 2.5 केजी में 0.5 है, और विद डाउन ट्रेंड यानी कि अडोलेसेंट में वेट ज्यादा है उसके हिसाब से मैक्सिमम 3 ml तक है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि डिफरेंट एमएल अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वेट है, बिकॉज ऑफ हैविंग अ रिड्यूस मसल मास दैट डिक्रीजेस आईएम एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज ड्रग डिस्पर्जन और विद इन द मसल्स। मसल टोन, जब हमारे पास मसल मास कम होगा तो उसी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो भी कम होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। इन्फेंट्स में, न्यूनेट्स में पुअर परफ्यूजन होती है टू द मसल मास, दैट्स व्हाई आईएम एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इज मोस्टली नॉट प्रेफरेबल, और आईएम रूट इज मोस्टली नॉट प्रेफरेबल। ठीक है, तो यंग चाइल्ड्स में आपके प्रेफरेबल होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इन्फेंट्स एंड इन द न्यूनेट्स, तो वहां पे यूजुअली आईएम रूट प्रेफरेबल होती है। नेक्स्ट स्लाइड। Okay, then we have a factors that may affect the percutaneous absorption. Usually न्यूनेट्स में स्किन परफ्यूजन इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे स्किन एज अ बैरियर के तौर पे होती है एंड इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग, और इट एक्ट एज अ व्हीकल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग्स बाय द स्किन। यूजुअली न्यूनेट्स में हमारे पास हाई इनसेंसिबल वाटर लॉसेस होते हैं थ्रू द न्यूनेटल स्किन, जिसकी वजह से यूजुअली जो न्यूनेट्स होते हैं वो डिहाइड्रेशन की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो उनमें फ्रूट कंटेंट को बहुत ख्याल से आपको एडजस्ट करना होता है। देन हमारे पास इन यूनिट्स में वेट रेशियो, जो कि हमारे पास बीएमआई ही आ जाते हैं, और बीएसए भी मोस्टली हमारे पास इसमें ज्यादा होता है, तो इनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग परक्यूटेनियसली आपके पास डिफर होती है एज कम्पेयर टू द इन्फेंट एंड इन द यंग चाइल्ड। देन हमारे पास टॉक्सिसिटीज आती हैं। यूजुअली परक्यूटेनियस टॉक्सिसिटीज न्यूनेट्स में ज्यादा ऑब्जर्वेबल होती हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे स्किन में एब्जॉर्प्शन ड्रग की ज्यादा होती है, तो वहां पे टॉपिकल हर मेडिकेशन आपके पास एप्लीकेबल नहीं होती है न्यूनेट्स टू इन्फेंट्स में, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन उनकी ड्रग देखनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे परक्यूटेनियसली वो एब्जॉर्ब ज्यादा होती है। एग्जाम्पल में हेक्सोक्लोरोक्विन आती है, दैट इज यूजिंग एज अ डिसइंफेक्टेंट, और लिंडेन जो कि हमारे पास पेडिकुलर साइड आता है, हेड लाइसिस में यूज होता है। नीचे रेफरेंस मेंशन है, अगर आपको फर्दर इसको पढ़ना है तो आप इस पे जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, देन वी हैव अ फैक्टर दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट क्या है? वीडी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। It is simply defined as a proportionality constant that relates the amount of a drug into the body to the drug concentration. Usually, it determines for the total serum or plasma concentration, but we can also consider a blood or the unbound drug concentrations, etc. डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स हमारे पास होते हैं जो कि हमारे पास अफेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास इस पर चार्ट है ना, जिसमें टोटल ब्लड बॉडी वाटर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एडिपोज टिश्यूज, तो दीज आर द काइंड्स ऑफ द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर वन क्या है? चेंज इन द फ्लूइड कंपार्टमेंट और बॉडी कॉम्पोजिशन दैट अफेक्ट द स्पेस वेयर द ड्रग एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट्स। यूजुअली न्यूनेट्स में इंक्रीज बॉडी वाटर होता है और डिक्रीज बॉडी मास होता है, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल कंटेंट ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, और वहां पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग्स की ज्यादा हाई होती है बिकॉज ऑफ हैविंग अ इंक्रीज टोटल बॉडी वाटर। एग्जांपल्स में जेंटामाइसिन आ जाती है, दे आर मोस्टली प्रेफरेबल टू गिव इन द स्प्लिटेड डोज, लेकिन मोस्टली आपके पास जो ऑथेंटिक डेटा है वो सिर्फ एंडोकार्डाइटिस में, जिसको आप डिवाइडेड डोजेस में क्यूएट आरडी में दे सकते हैं, लेकिन आपके पास रेफरेंसेस होते हैं कि अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो कुछ ड्रग्स हमारे पास आती है बीटा लैक्टिमेसेस की क्लास में से, एंटीबायोटिक्स आती है कि आप उसको स्प्लिटेड डोज में दें क्योंकि वो फौरन ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। Then we have adipose tissues. They are actually acting as a reservoir for the lipophilic drugs. तो यूजुअली न्यूनेट्स में लिपोफिलिक ड्रग्स की कॉन्सेंट्रेशन आपको कम रखनी होती है, क्यों? क्योंकि मसल मास कम है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है लिपोफिलिक में, क्योंकि मास आपके पास नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन लिपोफिलिक ड्रग्स की ज्यादा हो जाती है, वहां पे टॉक्सिसिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल्स में डायजापाम और पोसाकोनाजोल आती है पीडियाट्रिक्स में। नेक्स्ट, then we have a factors that affect free और unbound drug concentrations in blood. Mostly acidic drugs bound होती हैं एल्ब्यूमिन के साथ, और पीड्स में बेसिक ड्रग्स बाइंड होती हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ। यूजुअली हमारे पास न्यूनेट्स में और यंग इन्फेंट्स में इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती हैं, जिसकी वजह से फ्री फ्रैक्शन ऑफ द एक्टिव ड्रग प्लाज्मा में ब्लड में ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में हमें ज्यादातर जो ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास एसिडिक और बेसिक ड्रग्स हैं, उनको आपको थोड़ी सी डोज देकर देनी होती है कि आपने इसकी डोज को ज्यादा नहीं देना।
एग्जांपल्स में हमारे पास आती है डेवलपमेंट ऑफ कार्निक टेरिस सेकेंडरी टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिलिरुबिन बाय सर्टेन ड्रग्स। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास इसमें आती है सेफ्ट्राक्सोन की। मोस्टली हमारे पास सेफ्ट्राक्सोन न्यूनेटल एरिया में प्रेफरेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ दैट रीजन, क्योंकि वो डिस्प्लेस करवाता है बिलिरुबिन को, और ऑलरेडी अगर पेशेंट हमारे पास हाइपर बिलिरुबिनीमिया का है, जॉइंटिस के साथ आया हुआ, तो हम उस कंडीशन में इसको प्रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट देन हमारे पास आता है कार्डियक आउटपुट और रीजनल ब्लड फ्लो। कार्डियक आउटपुट सिंपली क्या होता है, इट्स अमाउंट ऑफ द ब्लड एंटर्स इन लीविंग एनी टिश्यू, जो कि हमारे पास कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है लार्जली ऑन द ब्लड फ्लो के ऊपर। यूजुअली इन्फेंट्स और यंग चाइल्ड में लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी वेट एज अ ब्रेन मास होता है और विद द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो देन अडल्ट्स। तो वहां पे आपके पास ड्रग कॉन्सेंट्रेशन की एब्जॉर्प्शन आपके पास डिफर करती है। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी आती है, डोपामीन, दो ब्यूटामीन, मिल्ड्रिनॉल, जो कि आपके मेनली कार्डिक आउटपुट पे एक्ट कर रही होती है, तो इसका भी एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट आता है। नेक्स्ट देन वी हैव अ ड्रग फैक्टर्स। ड्रग फैक्टर्स में पीके आता है, दैट इज एसिड एसोसिएट डिसोसिएशन कांस्टेंट। इट इज सिंपली अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन together with trapping the ionized form with one side of a membrane. डिफरेंट हमारे पास यूजुअली न्यूनेट्स में हमारे पास पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि इनिशियली मैंने डिस्कस किया था। विद इन फर्स्ट 20 मिनट पीएच जो होती है वो यूजुअली आपके पास कम होती है, बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम आफ्टर द 30 मिनट्स इट नीड्स टू बी नॉर्मलाइज। अगर वो नॉर्मलाइज नहीं हो रही है तो इसका मतलब है द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है जो कि एनआईसीयू में बच्चे आपके पास एडमिट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, मॉलिक्यूलर वेट एंड वाटर सॉल्युबिलिटी आल्सो अफेक्ट्स द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट देन वी हैव अ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेनली हमारे पास हेपेटिक मेटाबोलाइज्ड होती है। यूजुअली एट द टाइम ऑफ द बर्थ पेशेंट के हेपेटिक मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स कम होते हैं, इधर भी इन द प्री टर्म और इन द टर्म यूनिट्स। underdeveloped DMs or due to the DTs, that is drug metabolizing enzymes और drug transporters, इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग आपके पास मोस्टली अफेक्ट करती है, बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम हेपेटिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग जो होती है वो आपकी नॉर्मलाइज होती जाती है, क्योंकि लिवर एंजाइम्स अपने एंजाइम्स को नॉर्मली प्रोड्यूस करते रहते हैं। नेक्स्ट देन वी हैव एनर्जी डिपेंडेंट इफ्लक्स पंप। एनर्जी डिपेंडेंट इफ्लक्स पंप्स कौन से, डीटीज, जो कि ऊपर मैंने डिस्कस किया। ड्रग ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये यूजुअली पी ग्लाइकोप्रोटीन्स और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। दे आर अवेलेबल इन एंटेरोसाइट्स, रीनल एंड हेपेटिक एक्सक्रीशंस में यूजुअली यूज होते हैं, और इनकी भी कॉन्सेंट्रेशन न्यूनेट्स में और इन्फेंट्स में बहुत कम होती है। तो अगर ड्रग मेटाबॉलिज्म इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म आपकी अफेक्ट करेगी, और चिल्ड्रंस में इनकी लो और लो टू लेस हमारे पास इसमें होती है, इतनी ज्यादा डिफाइंड नहीं है, तो यूजुअली इसकी कॉन्सेंट्रेशन पीडियाट्रिक्स में कम ही होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और वेंकोमाइसिन की एग्जाम्पल आती है, जो कि हाफ लाइफ शॉर्टर हो जाती है इन यंगर चिल्ड्रन देन इन अडल्ट्स में बिकॉज ऑफ दिस डीटीज, दैट इज ड्रग ट्रांसपोर्टर्स की वजह से, जो कि हेल्प कर रहे होते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट देन वी हैव इमेच्योर साइटोक्रोम सिस्टम। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि इमेच्योरिटी कॉज करवाते हैं साइटोक्रोम पी सिस्टम में, जो कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, दैट इज साइटोक्रोम P450, दैट इज एग्जांपल ऑफ DMEs, ड्रग मेटाबॉलिजिंग एंजाइम। जेनेटिकली में भी डिफेक्ट आ सकता है, मिटरनल हार्मोन्स में डिफेक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से आपके पास एंजाइम जो होंगे वो डिफर हो जाते हैं। देन वी हैव एनवायरमेंटल फैक्टर्स। व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फूड इनटेक, contaminated food and water or pollutants that also affect the immature cytochrome P4 system. Instead of that, there are different kinds of a drugs that also involved in causing an immature cytochrome P4 system abnormality. Next, okay, then we have a developmental differences of important cytochrome P4 system. यूजुअली हमारे पास पीडियाट्रिक में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ड्रग मेटाबॉलिज्म की जिन एंजाइम से होती है वो 2C9, 2D6 और 3A4 होती है, और उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट अदर साइटोक्रोम P450 के एंजाइम्स आते हैं। 2C9 को अगर हम देखें तो यूजुअली एट द टाइम ऑफ बर्थ इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज कंसिडर्ड एज वेरी लो, बट विद पैसेज ऑफ टाइम ये यूजुअली इंक्रीज होती है एंड रिटर्निंग बैक अगेन टू नॉर्मल टू अडल्ट एक्टिविटी। अडल्ट एक्टिविटी में इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम होती है। कौन कौन से एंजाइम्स जो कि मेटाबोलाइज्ड होते हैं बाय दिस 2C9, दैट इज NSAIDs, phenytoin, etc. ओके, देन वी हैव 2D6। 2D6 में आता है लो टू एब्सेंट इन फीचर्स, एट द टाइम ऑफ द बर्थ यूजुअली से कॉन्सेंट्रेशन ना होने के बराबर होती है, बट रैपिड एक्यूजेशन होती है एक्टिविटी विद इन 2 वीक्स ऑफ लाइफ, यानी कि 14 डेज के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमाइज हो जाती है और मेच्योर हो जाती है कंप्लीटली एट द एज ऑफ 10 ईयर्स ऑफ पीडियाट्रिक एज में।
कौन कौन सी ड्रग्स है जो कि इस 2D6 एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज होती है? पीडियाट्रिक्स में हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स यूज होती हैं, कोडीन यूज होती है और बीटा ब्लॉकर्स भी यूज होती हैं. नेक्स्ट, ओके, देन वी हैव a 3A4. 3A4 मोस्ट कॉमन हमारे पास साइड ऑफ पीपुल सिस्टम में आता है. ये यूजुअली मेटाबॉलिज्म कॉज करवाता है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स की, जिसमें मोस्टली सेडेटिव एनाल्जेसिक में, न्यूनेट्स में भी और पीडियाट्रिक में भी कंटिन्यूअस इंफ्यूजन ऑफ मिडाजोलैम चल रहा होता है. इसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम ऑफ बर्थ बहुत कम होती है, बट इट्स रैपिड डेवलपमेंट मोस्टली अटेन ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, यानी कि विद इन न्यूनेटल एरिया में इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमाइज हो जाती है. कहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है 3 या 4 की? यूजुअली इट इज अवेलेबल इन द गट. ओके, नेक्स्ट, देन वी हैव अ रीनल मेटाबॉलिज्म. मोस्टली हमारे पास ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म बाय द हेपेटिक साइड होती है, बट सम काइंड ऑफ द ड्रग्स दे आर आल्सो मेटाबोलाइज्ड बाय द रीनल साइड. So cytochrome P450 is not only available in the kidney, in the liver side or in the gut, but is some part is also available in the renal side. और renally metabolized में आपके पास ये बहुत सारी ड्रग्स को करवाता है. डिफरेंट काइंड ऑफ द एंजाइम्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे पास रीनल मेटाबॉलिज्म करवाते हैं. दैट इंक्लूड्स ग्लूकोनाइडेशन, मिथाइलेशन एंड सल्फेशन, जो कि हमारे पास किडनीज में अवेलेबल होते हैं और ड्रग को मेटाबोलाइज करके सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं फ्रॉम द बॉडी. नेक्स्ट, then we have a pulmonary metabolism. Some parts phase 2 हमारे पास hepatic metabolism है. As all we know that phase 1 और phase 2 metabolism होती है, जहां से फर्दर सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट होती है, ड्रग मेटाबोलाइज होकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, एलिमिनेट. तो सम पार्ट फेज 2 का जो हमारे पास होता है वो लंग्स में भी अवेलेबल होता है. वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं लंग्स में जो कि इसको मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं. दीज काइंड्स ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द एसिटाइलेशन, ग्लूकोनाइडेशन और मिथाइलेशन. तो ये सारे हमारे पास एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं और ये ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं. नेक्स्ट, then we have elimination. Elimination हमारे पास mainly renal side से होती है. Usually at the time of birth, kidney receives only 5 to 6% of cardiac output. At the time of birth पे हमारे पास usually receive करती है, तो as compared to the adult इसकी जो percentage cardiac output की वो बहुत कम होती है. But with the passage of the time ये बढ़ता चला जाता है. Renal blood flow at the time of blood हमारे पास बहुत कम होता है, that is 12 ml per minute, और with the first age of life वो increase होता चला जाता है. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएफआर आपके पास कितना है. जीएफआर आप सिंपली याद रख सकते हो कि जीएफआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गेस्टेशनल एज. जितना कम गेस्टेशनल एज होगा, जितना ज्यादा प्रीमेच्योर बच्चा होगा, उतना ही ज्यादा आपके पास जीएफआर कम होगा. और वहां पे रीनल एडजस्टमेंट ड्रग्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपका जीएफआर नहीं होगा यानी कि यूरिन आउटपुट आपके पास नहीं होगा, किडनी इंपेयरमेंट होगी, जिसकी वजह से ड्रग की टॉक्सिसिटीज, नेफ्रोटॉक्सिसिटी आपके पास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है. तो वहां पे एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यूजुअली 1 to 2 वीक्स ऑफ लाइफ पे जीएफआर आपके पास डबल हो जाना चाहिए इन नॉर्मल पेशेंट्स में, और इन नेक्स्ट सेवरल मंथ्स में वो कंप्लीटली आपके पास चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है. मोस्ट अब हमारे जो नीचे चार्ट है, एज क्राइटेरिया के हिसाब से जीएफआर दिया है. प्री टर्म में 5 to 10 ml पर मिनट पर मीटर स्क्वायर है, और टर्म में 10 to 15 है. मोस्टली जो प्री टर्म्स भी हमारे पास आते हैं, अगर वो बॉन्ड होते हैं बिटवीन 28 to 30 वीक्स पे, तो फर्स्ट डे पे 20 to 50 ml पर मिनट के हिसाब से हम उसे कंसिडर नॉर्मल करते हैं. 2 to 8 डेज में वो 8 to 28 तक चला जाता है, और 15 to 20 डेज तक वो अबव देन 30 पे कंसिडर करते हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्री टर्म है, कितने वीक्स का है, कितने नंबर ऑफ डेज का है, और कितना नॉर्मल आपका यूरिन आउटपुट या जीएफआर उसको नॉर्मल होना चाहिए. ये नहीं कि अगर आपके पास यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा कम है, आपने जीएफआर को कंसिडर ही नहीं किया है, और नॉर्मल आपने से सारे पैरामीटर्स वगैरह को देखा ही नहीं है, क्रिएटिनिन वगैरह का, तो वहां पे उसको एडजस्ट करवा रहे हैं. रीनल एडजस्टमेंट की स्लाइड्स फर्दर स्लाइड्स में है. ओके, देन वी हैव अ रीनल डोज एडजस्टमेंट. रीनल डोज एडजस्टमेंट अब हम किस तरह से पीडियाट्रिक्स में करेंगे? अडल्ट में हम कॉकरॉक गोल्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन पीडियाट्रिक्स में हम यूज नहीं करते. ये हमारे पास फ्री ऑनलाइन अवेलेबल फॉर्मूला है, दैट इज शॉर्ट फॉर्मूला बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी. सिंपली यू डोंट हैव टू रिमेंबर के वैल्यू. आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इन्फेंट एलबीडब्ल्यू. इसलिए इंपॉर्टेंट था कि मैंने टर्म और प्री टर्म यूनिट्स को डिफाइन किया, ताकि आपको पता हो कि अगर आप फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं तो आपने कहाँ पे उसको एडिट करना है, किस एज क्राइटेरिया में कितना जीएफआर होना चाहिए. नॉर्मल आपको रेंजेस पता होंगे तो यू कैन इजिली कोरिलेट इन अ पैथोलॉजिकल कंडीशन. सिंपल आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना गेस्टेशन वीक पे है, कितना हाइट है उसकी, कितनी सीरम क्रिएटिनिन है. आपने सिंपल इस पे जाके मेंशन करना और कैलकुलेट कर लेना है, तो वो आपको क्रिएटिनिन क्लियरेंस बताएगा. उसके बाद फिर आप उसको फर्दर जाके देख सकते हैं कि इतनी क्रिएटिनिन क्लियरेंस है, इतनी नॉर्मली होनी चाहिए, तो फिर इसके हिसाब से आप इसकी डोज एडजस्टमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, ओके, देन वी हैव अ क्विज टाइम. क्वेश्चन हमारे पास है, प्री टर्म यूनिट है 32 वीक्स, यानी कि प्री मेच्योर है.
9 डे ऑफ लाइफ पे है, वेट 1.5 kg है, हाइट 32 सेंटीमीटर है, क्रिएटिनिन 1.6 है, यूरिन आउटपुट 0.8 ml पर केजी पर आवर फॉर 24 आवर्स है। ऑर्डर आपके पास एंटर्ड हुआ है या बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इफ यू आर स्टैंडिंग इन एन एनआईसीयू, वहां पे डोज मेंशन है, डोज ऑफ मेरोपेनम 15 mg पर डोज Q12 आरडी, vancomycin 15 mg per dose Q12 RD. Now there is a question arises, calculate creatinine clearance of a patient is above order of an antibiotic is correct. Okay, next. जस्ट आस्किंग कि हमारी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कुछ टाइम देना है टू आंसर दिस क्वेज। आई थिंक दे देते हैं, थोड़ा सा इनको 2 से 3 मिनट का टाइम दें ओके सो और चैट बॉक्स पे हाँ आंसर्स आप मेंशन करें। देखते हैं कौन इसका आंसर दे सकता है, So, और अगर अगर मीनवाइल इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चन, जो भी आपको पूछना हो प्लीज, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। So the question is calculate creatinine calculation of a patient is above order of an antibiotic is correct। In 32 weeks का preterm neonate है, 9 days of life, weight 1.5 kg है, height 32 centimeter, creatinine is 1.6 and the urine output 0.8 ml per kg per hour in 24 hours। डोज जो है ऑर्डर एंटर किया गया है, डोज ऑफ मेरोपिनम 15 mg पर डोज Q12 आवर एंड डोज ऑफ वैनकोमाइसिन इज 15 mg पर डोज Q12 आवर। Okay, so I think I think we can go to the next slide. Okay. okay, sure. The main answer of this question is you should know the normal range of a creatinine and urine output range. Normal creatinine की range neonates में different होती है as compared to the pediatrics. Mostly neonates में 0.3 to 0.5 तक consider होती है। यूरिन आउटपुट रेंज पता होनी चाहिए आपको। यूजुअली हमारे पास यूरिन आउटपुट की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सिंपली वी कैन से दैट सिंपल हमारे पास रेंजेस होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली वी कैन करेक्टराइज द यूरिन आउटपुट इन डिफरेंट क्लासेस। मेनली हमारे पास एन्यूरिक होता है, पॉलीयूरिक होता है और ओलिगूरिक होता है। एन्यूरिक मींस एब्सेंस, ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंस। पॉलीयूरिक मींस above than normal range, means 5 to 7 ml per kg per hour. Normally we have a oliguric that is 1 to 2 or maximum we can consider up to 3 ml per kg per hour. काइंडली पीछे वाली स्लाइड करती है मैम आप। तो हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिनिन कितना है 1.6 एंड द नॉर्मल रेंज इज 0.3 टू 0.5, तो इट मींस द क्रिएटिनिन इज हाई। यूरिन आउटपुट फॉर 24 आवर इज 0.8 ml पर केजी पर आवर, यानी कि क्रिएटिनिन ज्यादा है और यूरिन आउटपुट भी थोड़ा सा कम है क्योंकि वन हम हमारे पास नॉर्मली कंसिडर करते हैं एज अ नॉर्मल। नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक निदा नजमी ने हैंड रेस किया है। जी निदा। श्योर मैम। नहीं, आई थिंक मैं बस ये कह रही थी एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर दें, बस उस वक्त मैं ये कह रही थी बस। ठीक है, वो आपने रिपीट कर दिया, थैंक यू। शुड आई रिपीट इट मैम? नहीं नहीं नो थैंक यू, वो हो गया। ओके ओके ओके। सो हियर नॉर्मल रेंज क्रिएटिनिन की हमारे पास ज्यादा है, यूरिन आउटपुट भी कम है। देन सेकंड पार्ट हमारे पास आता है, यू शुड हैव टू नो द नॉर्मल डोजेज रेंजेस ऑफ मेरोपेनम एंड वेंकोमाइसिन। नॉर्मली हमारे पास रेंजेस डिफरेंट होती हैं एंटीबायोटिक्स की पीडियाट्रिक्स में और न्यूनेट्स में। न्यूनेट्स में डिफरेंट इस तरह से होंगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एज क्राइटेरिया यानी कि गेस्टेशनल एज के हिसाब से फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। नॉर्मली हमारे पास मेरोपेनम की डोज 20 mg पर केजी पर डोज Q12 वाली होती है इन न्यूनेट्स में, लेस देन 14 एज पे। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं रिसोर्सेज भी डिस्कस करूंगी कहाँ से आप जाके न्यूनेट्स के पीडियाट्रिक की डोजेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू फैक्स पे देखते हैं या अप टू डेट पे देखते हैं तो वहां पे एज क्राइटेरिया और गेस्टेशन के हिसाब से डिफरेंट डोजेज दी होती है।
अगर मैं प्री टर्म में कंसिडर करूंगी तो यहाँ पे मेरोपेनम की नॉर्मल डोज कितनी होनी चाहिए 3 डे पे, इट्स 20 mg पर केजी पर डोज Q12 वाली, और वेंकोमाइसिन की भी सेम होनी चाहिए यहाँ पे 10 to 15 mg पर केजी विद सेम फ्रिक्वेंसी, दैट इज Q12 वाली। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्रिएटिनिन क्लियरेंस आपके पास जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली फ्रॉम द शॉर्ट्स फॉर्मूला, तो ये हमारे पास 6.6 ml पर मिनट आ रही है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों एंटीबायोटिक्स एडजस्ट होंगी। तो ये जो हमारे पास पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में है ये नॉर्मल डोजेज दी है, ठीक है। तो अगर आप 15 mg दिया, अगर आप वेट के हिसाब से देख रहे हैं तो उन्होंने 10 mg पर केजी के हिसाब से दी हुई है, तो इसको हमने एडजस्ट करना होगा, ठीक है। मेरोपेनम को या तो आप 10 mg पर केजी पर डोज Q12 दे सकते हैं, या उसी डोज को आप डिवाइड करके 2 में, या फिर आप उसको 1 डोजिंग में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेंकोमाइसिन। वेंकोमाइसिन की नॉर्मल डोज कितनी है? 10 to 15। सॉरी सबा, जस्ट एक अनाउंसमेंट कि अगर हमारी इन केस की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मे बी देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस इन द आवर्स, तो आप दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड मूविंग ओके फॉरवर्ड, आई ओके। थिंक बीना बीना अली ने हैंड रेस किया है। जी बीना, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं एक्चुअली, ये जो स्पीकर थी शी वाज टेलिंग समथिंग अबाउट द क्रिएटिनिन एंड यूरिन आउटपुट रेंज, वो मुझसे थोड़ा सा मिस आउट हो गया था एक्चुअली। माशाल्लाह इतनी इन्फॉर्मेशन है एंड शी इज गोइंग अ बिट फास्ट फॉर मी टू ग्रास्प इन एवरीथिंग, दैट्स व्हाई मिस आउट हो गया था। वो मैं चाह रही थी फिर रिपीट हो जाता। एंड also if we will be getting these slides so that we can revise these things later on as well. जी जी बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, सो नो वरीज, ठीक है। इट्स ओके। Okay. अभी ना मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, नॉर्मल क्रिएटिनिन रेंज न्यूनेट्स में और पीडियाट्रिक्स में डिफरेंट होती है। न्यूनेट्स में हमारे पास डिफरेंट होती है, दैट इज रेंजेस बिटवीन 0.3 to 0.5। पीडियाट्रिक्स में हमारे पास यूजुअली जो इसकी रेंज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, दैट इज फ्रॉम द 0.5 to 0.8। यूरिन आउटपुट का मैंने बताया कि 3 मेन कैटेगराइजेशन में इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज पोलीयूरिक, ओलिगूरिक एंड एन्यूरिक। एन्यूरिक मींस ए से याद रखें, मींस एब्सेंस ऑफ यूरिन, बिल्कुल भी यूरिन आउटपुट नहीं है। पॉलीयूरिक मींस नॉर्मल यूरिन आउटपुट से ज्यादा। नॉर्मल कितना होता है? 1 to 2 ml पर केजी पर आर हम कंसिडर करते हैं, इट्स अ नॉर्मल यूरिन आउटपुट। 3 तक भी मैक्सिमम कंसिडर कर लेते हैं, नॉर्मल है। अगर 5 to 7 ml पर केजी पर आर, तो इट मीन दैट द पेशेंट इज इन पॉलीयूरिक फेज। तो ये हमारे पास नॉर्मल यूरिन आउटपुट का है। क्वेश्चन में हमारे पास कितना आता है? 0.8 ml पर केजी पर आता है, तो यूरिन आउटपुट बहुत कम है। तो हमारे पास क्रेडिट क्लियरेंस की मैंने बात बता दी कि क्रेडिट क्लियरेंस हमारे पास इसमें कम है, डोजेज को एडजस्ट करना है। वेंकोमाइसिन का इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जब क्रिएटिनिन ज्यादा हो रहा है, यूरिन आउटपुट कम है, एज ऑल वी नो दैट वेंकोमाइसिन इज अ हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। तो यहाँ पे आप वेंकोमाइसिन की नेक्स्ट डोज से पहले अगर आपके पास राउंड हो रहा है और आपके पास इसमें क्वेरी फॉर एग्जाम्पल आई है, तो आप जस्ट फॉर अ टाइम बिंग वेंकोमाइसिन को होल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि यूरिन आउटपुट नहीं है, वेंकोमाइसिन आपके पास ऐसे पेशेंट में सबसे ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक हो जाती है, क्योंकि वहां पे एलिमिनेशन की कोई रूट ही नहीं है, वहां पे यूरिन आउटपुट भी नहीं आ रहा है, क्रिएटिनिन ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे चांसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएंगे। तो आप सिंपली वहां पे क्या करोगे? वहां पे आप सजेस्ट करोगे कि आप इसके ट्रफ लेवल्स करवाएं, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रफ लेवल्स आपके पास मोस्टली जो हमारे पास ट्रफ लेवल्स होते हैं वो फोर्थ डोज से पहले, यानी कि थर्ड डोज के बाद और फोर्थ डोज से पहले ट्रफ लेवल्स होते हैं, यानी कि जस्ट पायरेट टू द नेक्स्ट डोज। मोस्टली 15 to 30 मिनट्स पहले हमारे पास इसके ट्रफ लेवल्स होते हैं। उसकी नॉर्मल रेंज 10 to 15 माइक्स पर डेसीलीटर होती है। सिवियरिटी अगर होती है तो वहां पे हम 15 to 20 के बीच में भी उसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एम्पेरिकली यूज हो रही है, तो अगर वो 10 तक की भी नॉर्मल रेंज आती है, तो वी कैन कंसिडर दैट रेंज इन अ नॉर्मल। तो हम उसको होल्ड करवाएंगे और वेंकोमाइसिन को आपके पास लेवल देखेंगे, अगर वो आपके पास बहुत ज्यादा आते हैं तो आप उसको डोज को होल्ड करवा देंगे। तो इस तरह से आप इसकी डोज को एडजस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट, देन वी हैव हेपेटिक डोज एडजस्टमेंट इन पीडियाट्रिक। ओके, हेपेटिकली हम किस तरह से एडजस्ट करवाते हैं? मोस्टली चिल्ड्रन में हम चाइल्ड पग स्कोर देखते हैं। चाइल्ड पग स्कोर क्या होता है? इट एक्चुअली गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द लिवर फेलियर, कि लिवर सिरोसिस तो नहीं है, लिवर फेलियर तो नहीं है, तो उसमें हम इसकी डोज को एडजस्ट करवाते हैं। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई होती हैं। बट इन न्यूनेट्स में मोस्टली हम एलएफटीज देख रहे होते हैं, एएसटी, एएलटी, टीबी, डीबी, दैट इज टोटल बिलियन, डायरेक्ट बिली एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे पास हेपेटिकली मेटाबोलाइज, जो कि हमारे पास इसमें मेटाबॉलिज्म में बिलियरी एक्सटेंशन आ जाएगी, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है। फर्दर अगर आपने इसको पढ़ना है तो नीचे रेफरेंस मौजूद है। नेक्स्ट, देन हमारे पास आती हैं कि अगर सीएलटी का पेशेंट है, यूजुअली सीएलटी के पेशेंट्स में क्रॉनिक लिवर डिजीज में हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो बहुत हाई होता है। व्हाट इज हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो? इट इज सिंपली अ हेपेटिक क्लियरेंस, means fraction of a drug presented to the liver that is eliminated during a single pass। तो ऐसे पेशेंट्स में भी आपके पास ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो आपके पास डेविएट करती है, और वहां पे आपको इसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है।
एग्जाम्पल्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है जो कि सीएलडी के पेशेंट में यूज होती है, वहां पे हेपेटिक क्लियरेंस ज्यादा होती है, दैट इज मॉर्फिन एंड प्रोपेनल। अब किस तरह से हमने इसको मॉनिटर करना है, हमें इसकी डोज एडजस्टमेंट करवानी है। अगर कोई भी ड्रग है जिसकी लो एक्सट्रैक्शन, हेपेटिकली एक्सट्रैक्शन कम है और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है, तो इसका मतलब है वहां पे डोज थोड़ी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जिसमें हम ये इस क्राइटेरिया को देख सकते हैं, दैट इज ब्यूपिकेन एंड रोपिकेन। ये न्यूनेट्स में नहीं, कि पीडियाट्रिक्स में मोस्टली यूज होती हैं। नेक्स्ट, देन वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स जिसमें एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग आपके पास डिफरेंट डिजीज के अकॉर्डिंगली आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट है हेपेटोरीनल सिंड्रोम, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजीज होती है जिसमें हेपेटिक और रीनल दोनों आपके पास इसमें कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो वहां पे मोस्टली जो ड्रग एलिमिनेट होती है फ्रॉम द बॉडी से इन अ फॉर्म ऑफ अनचेंज्ड फॉर्म होती है, तो ऐसे पेशेंट में भी ड्रग एडजस्टमेंट आपके पास इसमें रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा सम ड्रग्स जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है एंड दे नीड्स अ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे पेशेंट्स की भी डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है आपके पास प्रॉपर्ली, क्योंकि सीएलडी के पेशेंट जितने भी हो गए जिसमें एडिमा हो गया, एसआईटीज हो गई, तो वहां पे हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो होती है उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली हाई होता है। अब इसको मॉनिटर आप किस तरह से करोगे? सम गाइडलाइंस में आपके पास आता है कि आप इसकी लोडिंग डोज को थोड़ा सा बढ़ा दें कम्पेयर टू द नॉर्मल, लेकिन मोस्टली आपके पास इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप लोडिंग डोज को भी बहुत ज्यादा बढ़ाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास अचीव नहीं हो रही है, तो आप इसको दोबारा से, अगर रीलोड करवाने की नीड पड़ती है, तो वहां पे आप इसको दोबारा से हाई कॉन्सेंट्रेशन में दे सकते हो। इसके अलावा अगर हमारे पास हाइड्रोफिलिक ड्रग की सेम पॉइंट हमारे पास है, अगर चाइल्ड पग स्कोर हमारे पास सी का आता है, सीवियर लिवर फेलियर के पेशेंट्स आते हैं, तो वहां पे पेशेंट को अगर कोई भी नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग चल रही है, तो वहां भी डोज एडजस्टमेंट आपके पास इसमें प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट, देन हमारे पास आती है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक इज सिंपली डिफाइनिंग एज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, और सिंपली व्हाट अ ड्रग डज टू एन इंडिविजुअल और अ बॉडी फंक्शन। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास आते हैं, डिजीज एटियोलॉजी, डिफरेंसेस इन द रिसेप्टर बाइंडिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, different kinds of the factors that alters the toxicity, etc. Next, then we have a cause of altered drug responses. Sensitivity, कि कितनी ज्यादा सेंसिटिव है ड्रग, एफिनिटी क्या है, यानी कि एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन टू विच अ ड्रग बाइंड एक्चुअली टू अ रिसेप्टर, नंबर ऑफ रिसेप्टर बाइंडिंग्स कितनी है। नेक्स्ट, देन वी हैव अ ड्रग्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड टेट्रासाइक्लिन्स आती हैं। इनका इफेक्ट किस तरह से आपका डायनेमिकली आएगा हीमोडायनेमिक बॉडी के अंदर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मोस्टली अगर आपके प्रोलॉन्ग यूज हो रही है, फॉर एग्जांपल एक कावासाकी डिजीज होती है पीडियाट्रिक्स में, उसमें अगर प्रोलॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज हो रही होती है, मल्टीपल हमारे पास अदर कंडीशन है जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपके पास 4 to 6 वीक से अगर ज्यादा यूज हो रही है, तो यूजुअली ग्रोथ रिटार्ड करती है। तो इस कंडीशन में आपके पास मोस्टली विटामिन डी और सप्लीमेंटेशन दे रहे होते हैं ताकि आपकी ग्रोथ को लीनियर किया जाए। टेट्रासाइक्लिन्स किस तरह से हमारे पास इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगी? मोस्टली टेट्रासाइक्लिन जैसे माइनोसाइक्लिन हो गई, डॉक्सीसाइक्लिन हो गई, कि लेस देन 8 इयर्स ऑफ एज में प्रेफरेबल नहीं होती, बिकॉज ये आपकी ग्रोथ को रिटार्ड करती हैं, परमानेंट डिसएक्सेलरेशन कराती है। ग्रोथ हार्मोन, एपिटाइट स्टिमुलेटर्स यूजुअली आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो नॉर्मल होती है उससे ज्यादा इंक्रीज कराते हैं। नेक्स्ट, ओके, देन वी हैव असेसमेंट ऑफ पीडी, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स एंड डिजीज। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फार्माकोडायनेमिकली दिया हुआ है, और उसका किस तरह से अफेक्ट आपका डिजीज अगर कंडीशन होती है, वो फार्माकोकाइनेटिकली किस तरह से आपके पास डायनेमिकली, सॉरी, किस तरह से अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मल रेंज थेरेप्यूटिक गोल्स है हमारे